Hello, my dear students. Good morning to all of you. How are you? I hope that your studies are going on up to the mark. I am D.R. Meghwal, PhD Economics. Today we will take class 12th board CBSE and subject Introductory Macroeconomics. And the topic is excess demand and deficient demand. So let's start the topic excess demand and deficient demand. So first we will know that what is the excess demand. Suppose aggregate supply corresponding to full employment is 500 crore. Aggregate supply means total output in the economy, and when there will be the total output in the economy, when we will take the monetary value, then it will be the national income. तो हमने डिसाइड किया, हमने प्लान किया कि नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसमें हमारी एग्रीगेट सप्लाई 500 करोड़ होगी। तो हमने डिसाइड कर दिया कि 500 करोड़ की हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई हम करेंगे और उस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब जब हम 500 करोड़ का प्रोडक्शन करेंगे तो उस समय पर सभी लोगों को रोज़गार मिला हुआ होगा और सभी रिसोर्सेज काम पर लगे हुए होंगे। सो व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ द सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट आर वर्किंग। जिन लोगों को काम पर जाना है, मतलब जो कि काम पर जाने के इच्छुक है और जो काम पर जाने के योग्य है, उन लोगों को काम मिल जाता है और वो भी जो हमारी वेज रेट, जो मजदूरी की दर जो चल रही है उस पर। तो ये सिचुएशन जब आएगी तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोलेंगे। मतलब जो वर्क करना चाहते हैं और जो वर्क करने के लिए योग्य है उन सबको रोज़गार मिल जाता है। तो ये कंडीशन फुल एम्प्लॉयमेंट की है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की इस सिचुएशन में हमने डिसाइड किया कि हमारे देश की एग्रीगेट सप्लाई जो होगी वो 500 करोड़ होगी नेक्स्ट ईयर, जो कि हमारा कमिंग अकाउंटिंग ईयर है। देखते हैं कि अगर 500 करोड़ की एग्रीगेट डिमांड भी अगर हो जाती है तो क्या होगा कि हम प्रोडक्शन 500 करोड़ का करेंगे, उस लेवल पे सब लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है और उतनी सब लोग डिमांड भी कर रहे हैं। तो उतनी डिमांड करने की वजह से जो हमने प्रोडक्शन किया है वो वापस यूज़ भी हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है। तो ये एक बेटर सिचुएशन होगी, एक आइडियल सिचुएशन होगी जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई 500 करोड़ है और एग्रीगेट डिमांड भी हमारी 500 करोड़ है और लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। लेकिन ये सिचुएशन डिस्टर्ब कब होती है? तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड अगर 600 करोड़ हो जाए तो हमने प्लान किया 500 करोड़ का, 500 करोड़ पे हमने सब लोगों को रोज़गार भी दे दिया, लेकिन डिमांड हमारी कितनी हो रही है? 600 करोड़ की हो रही है। प्रोडक्शन सिर्फ कितने करोड़ का हो रहा है? 500 करोड़ का हो रहा है। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन कम और डिमांड करने वाले ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, महंगाई बढ़ने लगेगी, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं है जितनी डिमांड है और डिमांड से कम प्रोडक्शन होता है। तो जनरली हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा कि कोई कमोडिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसके अकॉर्डिंग उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो सब लोग उसको ख़रीदने के लिए मार्केट में जाएंगे, लेकिन वो चीज़ मार्केट में मिलेगी नहीं, तो फिर उस चीज़ की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन, अगर एग्रीगेट डिमांड 400 करोड़ की हो जाए तो क्या होगा कि हमने प्लान किया 500 करोड़ की एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे सब लोगों को रोज़गार भी मिल गया, लेकिन डिमांड सिर्फ 400 करोड़ की है। तो क्या होगा? प्रोडक्शन 500 करोड़ का हो गया तो 100 करोड़ का प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में अनसोल्ड रह जाएगा, वो बिकेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा और डिमांड जितना प्रोडक्शन है उससे कम है। तो क्या होगी? और डिफ्लेशन में क्या होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइजेज डाउन हो जाएगी। मतलब हम देखते हैं मार्केट में कोई भी कमोडिटी, एक कमोडिटी के लिए देखते हैं तो जब मार्केट में वो कमोडिटी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है लेकिन ख़रीदने वाले उतने नहीं होते हैं, ख़रीदने वाले कम होते हैं,
तो ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी की क्या होता है कि रेट डाउन हो जाती है। इसी टाइप से सभी प्रोडक्शन की बात करें, सभी कमोडिटीज़ और सभी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे 500 करोड़ है। और फिर अगर उसके जितनी डिमांड नहीं होगी मार्केट में तो एक डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, मतलब जो कमोडिटीज़ है उनकी प्राइजेज है वो डाउन हो जाएगी। इस टाइप की सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल से समझा, इसको अब डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। So what is the excess demand? Excess demand refers to the situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy. That is, we can say aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment. जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस किया था, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे आएगी कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में, और कौन सी एग्रीगेट सप्लाई, जो कि करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमने जो एग्रीगेट सप्लाई डिसाइड की है उससे अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया था, एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट कितनी है 500 करोड़ और एग्रीगेट डिमांड कितनी हो रही है 600 करोड़, तो फिर वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होगी। We can say in another terms, when actual level of aggregate demand is more than required or planned level of aggregate demand to maintain full employment. जो हमने प्लान किया है कि भाई एग्रीगेट सप्लाई हमारी 500 होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्रीगेट डिमांड भी 500 होनी चाहिए, लेकिन जो हमने प्लान किया उसके अनुसार हमारी एग्रीगेट डिमांड नहीं है, उससे ज़्यादा हो गई है। तो अगर एक्चुअल लेवल प्लान लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इट विल क्रिएट इन्फ्लेशनरी गैप। जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही है तो उससे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप भी एक प्रकार से एक्सेस डिमांड का ही पार्ट है, एक्सेस डिमांड का ही दूसरा नाम है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड में थोड़ा सा फर्क है, तो वो क्या है? दोनों सिचुएशन लगभग एक जैसी है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ये जो सिचुएशन होती है वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है। इट इज द इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड है और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो एग्रीगेट डिमांड है, उन दोनों के बीच का गैप है, वो गैप कितना है? वो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होगा। अब हम कहते हैं कि एक्सेस डिमांड है, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हम ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप है, तो इन्फ्लेशनरी गैप में हम बता रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, मतलब या तो जैसे 100 ज़्यादा है या 200 ज़्यादा है या 300 ज़्यादा है या 400 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है वो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। तो उन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो इन्फ्लेशनरी गैप है, और अगर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई एग्रीगेट डिमांड जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तब हम उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। एज वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + I + G + X - M। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेसन में स्टडी की थी, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं तो सिर्फ AD = C + I लेते हैं, और लेकिन जब हम 4 सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं तो इसके 4 कंपोनेंट्स हम लेते हैं। अब वापस हम इस पॉइंट पे आएंगे कि एक्सेस डिमांड के लिए ये किस टाइप से रेस्पॉन्सिबल है। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, कि एक्सेस डिमांड क्यों हो जाती है, जितनी चाहिए एग्रीगेट डिमांड उससे ज़्यादा क्यों हो जाती है। अब हम देख रहे हैं जब C की वैल्यू इंक्रीज होगी
और आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली ए डी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सपोज पहले सी यहाँ पे 100 था और अब 200 हो गया, तो ए डी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसमें 200 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स है ये जब इंक्रीज हो जाएंगे तो ए डी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये जब ये सब जितने भी कंपोनेंट दिए हुए हैं और इनकी वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाएगी तो ए डी की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के क्या क्या कारण है। तो हमने अभी फॉर्मूले में देखा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो एक्सेस डिमांड के कॉजेज भी हमें पता चल जाते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एडी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एडी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और इसके फलस्वरूप एक्सेस डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो भी एक्सेस डिमांड इन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल एडी की वैल्यू इंक्रीज होगी और एक्सेस डिमांड का कारण बनेगी। इसी टाइप से इंपोर्ट अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो एडी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। एडी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इंपोर्ट इसके अंदर माइनस टर्म में दिया हुआ है, माइनस एम में है, तो जैसे ही हम इंपोर्ट को डिक्रीज करेंगे तो एडी की वैल्यू बढ़ जाएगी और एडी की वैल्यू बढ़ने से अब क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब हम एक्सेस डिमांड को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं 45 डिग्री एंगल पे जो दी है वो ये रेफरेंस लाइन है। एक्स एक्सिस पे हम इनकम को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम एडी को शो कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहे हैं। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व रेफरेंस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी नेशनल इनकम का जो लेवल डिसाइड होता है वो एम लेवल पे हमारी नेशनल इनकम डिसाइड हो जाती है। तो इस टाइप से हमने ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट से नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है। तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल में है उसका कर्व दिया है ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और इस कर्व के अकॉर्डिंग ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व रेफरेंस लाइन को कट करता है और इस पॉइंट पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल है और जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नेशनल इनकम डिसाइड होती है वो एम लेवल पे डिसाइड होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी प्लान्ड जो एग्रीगेट सप्लाई है या प्लान्ड जो नेशनल इनकम है वो क्यू लेवल तक है, वो ओ क्यू लेवल तक हमारी नेशनल इनकम हमने प्लान की है। ओ क्यू लेवल तक हमें हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ओ क्यू लेवल तक फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये एग्रीगेट सप्लाई जो हमने प्लान की है वो ओ क्यू लेवल तक है और उसके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम लेवल होता है और एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा ये होता है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व हो और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पे अचीव हो जाता है, अगर ये इक्विलिब्रियम लेवल अगर आता है तो यहाँ पे न तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है और न ही डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट इस इक्विलिब्रियम लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर है और उस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड है उससे ज़्यादा है और उससे ज़्यादा होने की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे अचीव होता है, यहाँ पे अचीव होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी नेशनल इनकम कितनी डिसाइड होती है, ओ एम लेवल तक। ये ओ एम लेवल तक हमारी नेशनल इनकम डिसाइड होती है। तो ये नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हो गई, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट आने की वजह से हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिमांड हमारी ज़्यादा है। तो ये जो डिमांड ज़्यादा है वो हमारी एक्सेस डिमांड है। ये सिचुएशन जो है वो हमारी एक्सेस डिमांड है
और इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप है एफ और जी से लगाकर जो गैप है वो हमारा डिफ्लेशनरी गैप हम उसको बोलेंगे। ये डिफ्लेशनरी गैप को शो करता है। डिफ्लेशनरी गैप इसको मेजर करता है कि एफ और जी तक कितनी डिस्टेंस है, और एक्सेस डिमांड सिर्फ ये बताता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पे आ गया, उससे अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे एक्सेस डिमांड, और अगर हमारा ये कर्व यहाँ पे होगा तो भी हम उसको क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड। तो ये सिचुएशन इस टाइप से क्रिएट होगी। तो इस टाइप से हम एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट को डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड के बारे में अभी हमने स्टडी की थी और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था, तो अब हम उसको डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। सो व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन aggregate demand is short of aggregate supply corresponding to full employment in the economy, that is aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment। जब aggregate supply जो कि corresponding to full employment है उससे aggregate demand अगर कम होती है तो deficient demand की situation create होती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था, लेसन की शुरुआत में ही हमने एग्जाम्पल लिया था कि एग्रीगेट सप्लाई हमने प्लान की 500, और अगर और उस 500 लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, और उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट सप्लाई पे अगर हमारी डिमांड अगर उतनी नहीं होती है, एक्चुअल डिमांड सिर्फ 400 करोड़ ही होती है, तो फिर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इन अदर टर्म्स वी कैन से एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन रिक्वायर्ड और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। जितनी हमने प्लान एग्रीगेट डिमांड की है उससे एक्चुअल में वो थोड़ी कम होती है। एंड दैट एग्रीगेट डिमांड विच इज प्लान्ड एडी विच इज मेंटेन टू फुल एम्प्लॉयमेंट, वो फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए हमने प्लान की है, उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है। तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट हो गया डेफिशिएंट डिमांड। अब इसी का सिमिलर कॉन्सेप्ट डिफ्लेशनरी गैप है। जैसे इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी गैप होता है, और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप क्या है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ये डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है। इट इज शॉर्ट फॉल इन एडी फ्रॉम रिक्वायर्ड लेवल टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे जो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो वो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो जाती है। अब वो डिमांड कितनी कम हो रही है, 100 कम हो रही है, 200 कम हो रही है, 300 कम हो रही है, तो उस गैप को मेजर करेंगे तो वो गैप होगा डिफ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट, we have studied that aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हमने देखे कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब हम डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो जब C की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो AD की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, और जब I की वैल्यू डिक्रीज होगी तो AD की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, जब G की वैल्यू डिक्रीज होगी तो AD की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, जब X की वैल्यू डिक्रीज होगी तो AD की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और जब M की वैल्यू इंक्रीज होगी तब AD की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ AD और M, यहाँ पे M पे माइनस साइन है, तो ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड के क्या कारण है। सो द कॉजेज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, फर्स्ट थिंग इज द डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया मतलब C की वैल्यू कम होगी तो AS की वैल्यू भी कम हो जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सो नाउ वी विल नो दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा तो AD की वैल्यू कम हो जाएगी, और AD की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर वो डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो जाएगी।
डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा तो आई की वैल्यू कम हो गई, मतलब एडी की वैल्यू कम हो गई, एडी की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो जाएगी। इस टाइप से डिक्रीज इन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it will also create the deficient demand. Decrease in export, that will create deficient demand, and increase in import will also create deficient demand. So we have discussed the causes of deficient demand, and now we will discuss the concept of deflationary gap and deficient demand through diagram. अब हम डायग्राम में देखते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे इनकम को शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहे हैं, और ये हमारी रेफरेंस लाइन है जो कि 45 डिग्री एंगल पे है, और ये ए डी है, सी प्लस आई मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व जहाँ पे रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट करता है वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, और उस इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारी नेशनल इनकम का जो लेवल डिसाइड होता है वो ओ एम लेवल तक हमारी नेशनल इनकम डिसाइड होती है। तो ये हमारी एक्चुअल नेशनल इनकम जो कि डिसाइड हुई है। अब जो हमने प्लान की थी वो हमारा नेशनल इनकम का लेवल है ओ क्यू हमारा प्लान लेवल की नेशनल इनकम है, जहाँ पे हमने फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ऐसा हमने डिसाइड किया था कि ओ क्यू लेवल पे सभी लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो हमारी डिमांड भी यहाँ तक होनी चाहिए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक होनी चाहिए, और अगर हमारी डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं है, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहीं पे डिसाइड हो गया, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं है, तो फिर डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने के लिए हमारी एग्रीगेट डिमांड का कर्व कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये अगर एग्रीगेट डिमांड का कर्व होगा तो उस समय हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे अचीव होगा, इस पॉइंट पे होगा। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारी नेशनल इनकम भी जो रिक्वायर्ड लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की है वो डिसाइड हो जाएगी, और लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, और उस लेवल पे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी होगी। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी, कौन से वाला एग्रीगेट डिमांड का कर्व होना चाहिए, ये वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड कर्व कौन सा है, ये है। तो इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड कम है जितनी रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, और जो एक्चुअल डिमांड कौन सी है, ये है। तो इन दोनों में गैप हो गया, तो उस गैप को हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, और ये सिचुएशन है जितनी होनी चाहिए उससे कम है, तो ये जो सिचुएशन है वो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, जितनी इतनी होनी चाहिए और सिर्फ इतनी है, तो इसका मतलब कि वो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन। जो गैप हम मेजर कर रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड, जो जितनी डिमांड कम है उस गैप को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो डिफ्लेशनरी गैप होगा। डिफ्लेशनरी गैप ये रियल में कितनी डिस्टेंस है इन दोनों बीच में, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व और जो कि होना चाहिए, और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि रियल में है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है उस डिस्टेंस को ये मेजर करेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड and deficient demand, so that we can know more about excess demand and deficient demand। अगर हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है तो हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे, तो हमें ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट, एक्सेस डिमांड, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, it refers to a situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment, and in this economy AD is greater than aggregate supply, that is corresponding to full employment। जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, तो ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड की होती है। अब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। डेफिशिएंट डिमांड में इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment, that is in the economy, that is aggregate demand is less than aggregate supply, that is corresponding to full employment। ये जो एग्रीगेट सप्लाई है वो corresponding to full employment है, और उससे अगर एग्रीगेट डिमांड कम होती है
तो फिर हमारी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से ज़्यादा डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही गया लेकिन उससे ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। और डेफिशिएंट डिमांड इट रिप्रेजेंट्स एन अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 500 करोड़ हमारी एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए जिससे कि फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो 500 करोड़ पे अगर डिमांड भी होगी तो सब लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन डिमांड सिर्फ 400 करोड़ की है तो फिर 100 करोड़ का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और उस 100 करोड़ के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को रोकने के लिए हमें कुछ लोगों को रोज़गार से हटाना पड़ेगा, और कुछ लोगों को रोज़गार से हटाएंगे तो फिर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो कि डेफिशिएंट डिमांड का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एक्सेस डिमांड इट जनरेट्स एन इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। डेफिशिएंट डिमांड इट जनरेट्स डिफ्लेशनरी गैप। ये क्या करता है, डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट, एक्सेस डिमांड इट लीड्स टू नो चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के लेवल में उस समय कोई चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी कोई चेंज नहीं होगा, ओनली प्राइजेज टेंड टू राइज, और प्राइजेज बढ़ेगी। जैसे हमने डिसाइड कर दिया कि 500 करोड़ का प्रोडक्शन करना है, अब डिमांड 600 करोड़ की हो गई, तो फिर प्रोडक्शन तो वो का वो रहेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी वो का वो रहेगा, लेकिन क्या होगा कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइजेज इंक्रीज हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेज टेंड्स टू फॉल। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइजेज तीनों ही कम हो जाएगी। पहली बात तो डिमांड कम होने की वजह से प्राइजेज कम हो जाएगी, कि किसी चीज़ की अगर डिमांड ही नहीं है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी और प्राइजेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और जब प्राइजेज डाउन हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ की कोई डिमांड ही नहीं है तो फिर उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो इस टाइप से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा मतलब प्रोडक्शन रुक गया, तो फिर कुछ लोगों को बेरोजगार करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयड करना पड़ेगा, तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेस डिमांड अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो क्या करेंगे, लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की उनकी प्रवृत्ति जब हो जाएगी तो मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, और जब एक्सेस डिमांड हो जाएगी तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। और जब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी तो उस समय क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड अराइज ड्यू टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई। मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कुछ खरीदेंगे भी नहीं, मतलब डेफिशिएंट डिमांड हो गई, डिमांड कम पड़ गई। और जब डिमांड कम होगी, कोई चीज़ कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, प्राइजेज डाउन हो जाएगी। तो इस टाइप से डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप और रिडक्शन इन प्राइजेज, ये और डिक्रीज इन मनी सप्लाई, ये सब मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है। और एक्सेस डिमांड की जब हम बात करते हैं तो एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशनरी गैप, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटीज आर लेस। तो इस टाइप से हम इन दोनों में डिफरेंस को समझ सकते हैं। लेट्स नो हाउ मच यू हैव लर्नड। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। जो टर्म हमने यहाँ डिस्कस किया है उनको डिफाइन करना है। फर्स्ट टर्म है एक्सेस डिमांड, सेकेंड डेफिशिएंट डिमांड, थर्ड इन्फ्लेशनरी गैप, फोर्थ डिफ्लेशनरी गैप, और फिफ्थ टर्म है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये सभी टर्म इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट कर देना है और इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख देनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इसमें सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और आई ऑल्सो होप दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर कमिंग एग्जामिनेशंस एंड इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर योर सक्सेस इन योर लाइफ। So thanks once again.